हेलो विद्यार्थी जो 12th एग्ज़ाम 2026 बिहार बोर्ड में अपियर होइएगा उनके लिए सॉलिड स्टेट पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। तो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था हिंदी में कहते हैं। आप एक क्वेश्चन जो है देखते चलिए। पहला क्वेश्चन जो आता है आपका स्क्रीन पर, ये है आपका क्रिस्टलीय ठोस का प्रकृति होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट, स्केच कहाँ पे है? चलिए देखिए एक क्वेश्चन को, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकृति होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। ठोस को ज्यामिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होता है आपका। क्रिस्टलीय जो होता है वो विषमदैशिक होता है। विषमदैशिक, ये क्या होता है? समदैशिक होता है क्रिस्टलीय। इसमें जो होता है दीर्घप्रासी व्यवस्था पाया जाता है। जिस प्रासी व्यवस्था होती है और इसमें जो पाया जाता है और क्रिस्टलीय में लघु प्रासी व्यवस्था पाया जाता है। लघु प्रासी व्यवस्था होता है। कभी कभी अंतर आपको पूछ देता है 2 मार्क्स में, तो 2 मार्क्स लिख दीजिएगा। विषमदैशिक का अर्थ क्या होता है? जब क्रिस्टल के किसी भी भाग के दिशा में जाते हैं, इधर या इधर, किसी भी दिशा में आप जाते हैं क्रिस्टल के, ये जैसे क्रिस्टल है तो इधर इस दिशा में गए, इस दिशा में गए, तो विद्युत प्रतिरोधकता इस दिशा में जाने पर, चालकता इस दिशा में जाने पर और इस दिशा में जाने पर समान पाया जाता है तो समदैशिक होता है। और समान नहीं पाया जाता है तो क्या होता है? विषमदैशिक। तो क्रिस्टलीय में समान पाया जाता है इसलिए समदैशिक हो जाता है, और इसमें समान नहीं पाया जाता है इसलिए क्या होता है? विषमदैशिक हो जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है आपका? विषमदैशिक होते हैं। कैसे होते हैं? विषमदैशिक। लड़कन क्या करता है? मार देता है क्रिस्टलीय ठोस, अब समदैशिक मार देता है तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आप लोग क्या मारिएगा? ठीक, विषमदैशिक। विषमदैशिक मारिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे जो है, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसमें आपका हीरा है, ग्रेफाइट है, बर्फ है, SiO2 है, सिलिकॉन ऑक्साइड है। सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2 बालू का सूत्र है। बर्फ तो जानते ही हैं। तो शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, और शुद्ध जल से बर्फ जब जमता है तो विद्युत का कुचालक ही होगा। बालू में तो इलेक्ट्रिक करंट जाता ही नहीं है, सप्लाई नहीं हो पाएगा, और तो बालू क्या है? विद्युत का कुचालक ही है। तो इसमें आंसर जो है आपका हीरा जो है, हीरा भी विद्युत का सुचालक है। हीरा का आकृति टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय होता है। लेकिन ग्रेफाइट में देखिएगा इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है आपका षष्फलकीय होता है, इस तरह से। तो षष्फलकीय, इसमें एक लेयर निकला हुआ रहता है कार्बन का, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, सुचालक है। आप लोग बचपन में जो पेंसिल का यूज किए हैं वो पेंसिल
जो है यूज किए हैं यहाँ पे, कट जा रहा है ना। जो पेंसिल का यूज किए हैं, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कार्बन ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है आपका, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट क्या होता है आपका, गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा इसमें प्रवाह होती है। तो आपको बता रहे हैं कि बोल रहे थे कि आप बचपन में जो पेंसिल का यूज करते हैं, वो पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज होता है, जिससे आप लिखा जाता है उसका नीब के रूप में। तो ग्रेफाइट आप उसको इलेक्ट्रिक करंट में एक साइड देके दूसरा साइड जाती कीजिएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाता है, लेकिन ऐसा कीजिएगा नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत के क्या होता है, सुचालक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आध घनीय एकक कोशिका में कणों की संख्या क्या होती है। तो ये तीन चीज याद रख लीजिएगा, आध घनीय, क्या कहें आपको, आध घनीय काय केंद्रित और फलक केंद्रित। आध घनीय एकक कोशिका में कणों का संख्या जो होता है, इसमें आध घनीय में 1 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 4 होता है। तो आध घनीय एकक कोशिका में यदि पूछेगा कणों की संख्या, तो आध घनीय एकक कोशिका में कणों की संख्या पूछ रहा है तो कितना मारिएगा, ए नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कणों की संख्या कितना होता है। तो अभी बताएं कि काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कणों का जो संख्या होगा वो काय में 2 होगा। तो कितना होगा इसका आंसर, 2 ही रट जाइए, एग्जाम में जो है इसका निकालिएगा नहीं, आप जो है सीधे याद रखिएगा। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन को आप याद रख लीजिएगा तो आपके लिए जो है बेहतर है। फिर जो है आपका फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में, तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कणों की संख्या कितना होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा आपका 4। तो कितना नंबर हो जाएगा आपका, डी नंबर 5 का। फिर 6 नंबर क्वेश्चन, आध घनीय एकक कोशिका में रिक्त स्थान की संख्या होती है। तो क्या है आपका, है ना, आध घनीय है, आध घनीय है, काय केंद्रित है और फलक केंद्रित है। काय आध घनीय है, काय केंद्रित है, फलक केंद्रित है। इसमें पूछा जा रहा है इसका संकुलन क्षमता कितना होता है। तो सबसे पहले संकुलन क्षमता देखिए, संकुलन क्षमता क्या है इसके बारे में जानिए आप लोग। बचपन में आप लोग जो है गोली खेले होंगे कांच का, वो कांच का गोली किसी डब्बा में भर दीजिएगा तो उसका पूरा स्पेस जो है वो नहीं ग्रहण कर पाता है, कुछ हिस्सा उसका जो है खाली रह जाता है और कुछ हिस्सा जो है भरा होता है। तो कितना हिस्सा खाली है और कितना हिस्सा भरा हुआ रहता है, वही जो है आपका संकुलन क्षमता निर्धारित करता है, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता किसी घनीय एकक कोशिका का उपलब्ध स्थान का वह हिस्सा है जो कणों द्वारा भरा होता है। तो आध घनीय एकक कोशिका का 0.52 संकुलन क्षमता होता है। प्रतिशत में देखिएगा तो ये कितना प्रतिशत होगा, 52%। काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका का संकुलन क्षमता कितना होता है, 0.68। प्रतिशत में देखिएगा तो 68%। फलक के देखिएगा तो 0.74। प्रतिशत में देखिएगा तो कितना आएगा आपका, 74% आएगा, 74%।
4। इसका कितना होता है फलक केंद्रित का? फलक केंद्रित का जो होता है 0.74 और प्रतिशत में कितना आएगा 74%। कितना परसेंट? 74% आएगा। तो इसका 52% आध घनीय का भरा हुआ है, तो रिक्त कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस 52 कितना प्रतिशत हो जाएगा बाबू? 48%। और काय का कितना रिक्त स्थान हो जाएगा? काय केंद्रित घनीय का कोशिका का तो 100 माइनस 68 कितना प्रतिशत हो जाएगा? 52%। और इसका कितना हो जाएगा? 100 माइनस 74 तो इसका कितना हो जाएगा आपका? 26%। कितना हो जाएगा ये जो हो जाएगा 26% हो जाएगा। तो फलक केंद्रित का 100 में 74% घटा दीजिएगा तो कितना प्रतिशत होगा? 26% हो जाएगा फलक केंद्रित घनीय का कोशिका में। तो 100 में आपका 74 घटा दीजिए तो 26 क्या हो जाएगा आपका परसेंट? इसका कितना हो जाएगा? 48%। इसका कितना हो जाएगा? 72%। तो फलक केंद्रित का कितना रिक्त स्थान हो गया? 26%। तो चलिए इसमें जो है बिना देरी किए हुए इसमें क्या आंसर लगाएंगे? आध घनीय का कोशिका में रिक्त स्थान, रिक्त स्थान कितना होगा आध घनीय में? तो 48% रिक्त हो जाएगा। यह सब रिक्त हिस्सा है। फलक में कितना? 26, आध घनीय में 48 और काय केंद्रित में कितना? 32%। तो क्या पूछ रहा है आध घनीय में? तो आध घनीय में कितना आया आपका? 48%। ये 48% जो है आप टिक मार दीजिए। फिर जो है क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, काय केंद्रित घनीय का कोशिका में रिक्त स्थान की संख्या। तो अभी ही बताए हैं कि काय केंद्रित का जो है से संकुलन क्षमता प्रतिशत में कितना होता है? 68। तो रिक्त स्थान कितना हो जाएगा? 100 माइनस 68 तो इसका कितना हो जाएगा आपका? 32%। तो क्या मार दीजिएगा आपका टिक? बी नंबर। कितना नंबर टिक मार दीजिएगा? बी नंबर टिक मार दीजिएगा बाबू। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन और सब एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। सब विस्तार से आप लोग जो है ये सब क्वेश्चन कर लीजिए ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर है, फलक केंद्रित घनीय का कोशिका में रिक्त स्थान होता है। तो फलक केंद्रित घनीय का कोशिका में रिक्त स्थान कितना होगा बाबू? अभी बताएं। फलक केंद्रित घनीय का कोशिका का संकुलन क्षमता कितना होता है? 74%। तो रिक्त कितना होगा? 74% घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 26%। कितना होगा आपका? 26%। तो इसका आंसर कितना होगा आपका? सी नंबर। कितना नंबर होगा आपका? सी नंबर, है ना। डी नंबर में कितना था? डी में 74% था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर है। एक क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है कट जा रहा है, एडजस्ट नहीं हुआ है आपका। चलिए ठीक है, अब सही है। आध घनीय एकक कोशिका, क्वेश्चन पढ़िए। आध घनीय एकक कोशिका में जालक बिंदु से जुड़े परमाणु की संख्या होती है। तो ये याद रखिएगा, आध घनीय एकक कोशिका में कितना होता है? तो आध घनीय एकक कोशिका में किसी जालक बिंदु से जुड़े परमाणु की संख्या कितना होता है? तो यहां देखिए, ये आध घनीय एकक कोशिका किसे कहते हैं? यहां पर है, ये आध घनीय एकक कोशिका किसे कहते हैं? तो आध घनीय एकक कोशिका उसे कहते हैं जिसमें सभी कोना पर घन के जालक बिंदु उपस्थित होता है। तो किसी घन में कुल कोनों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। तो इसको जानने के लिए हम एक घन जो आपके सामने लाते हैं, एक घन है
एक घनीय का कोशिका की तरह है, लेकिन जो सॉलिड में होता है, ठोस में होता है, तो इतना बड़ा घनीय कोशिका नहीं होता है। हम उसे नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, खुले आंख से भी नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए, है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन होती है, जिसके द्वारा जो है पता लगता है कि उसका किस तरह से बनावट है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो एक कल्पना किया जाए कि ये आधघनीय का कोशिका है, तो किसी घन के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले कि घन में किनारों की संख्या कितनी होती है। तो घन में किनारों की संख्या कितना होता है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो एज लेंथ 12 होता है। अब कॉर्नर देखो, कोना, तो किसी घन में कोना की संख्या 1 2 3 4, 4 ऊपर कोना हो गया, इधर को हो गया 5 6 7 8, 8 कॉर्नर हो गया। फिर जो है आपका फलक, तो फलक जानने के लिए आप लोग लूडो खेले होंगे, तो लूडो में जो डाइस चलते हैं उसमें 6 तक लिखा हुआ रहता है, तो 6 फलक होता है। एक दूसरा फलक है, ये तीसरा फलक है, चौथा है, पंचमा है और छठा फलक है। तो कुल फलकों की संख्या जो है घन में, घनीय का कोशिका में कुल फलकों की संख्या कितना होता है? 6 होता है। अब जो है फलक विकर्ण देखिएगा, तो फलक, एक फलक पर विकर्ण कितना खींचा जा सकता है? तो ये मान लेते हैं कि फलक है, तो इस पर कितना विकर्ण खींचा जा सकता है? एक इधर से, एक इधर से, 2। तो इसी तरह से एक यहाँ से खींचा गया है फलक विकर्ण, ये फलक है, और एक यहाँ से खींचा जाएगा, यहाँ से। तो फलक विकर्णों की संख्या, फलक विकर्णों की संख्या कितना आ जाएगा बाबू? 2 आ जाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो टोटल फलक विकर्ण की संख्या कितना आएगा? 2। तो एक फलक पर फलक विकर्ण की संख्या 2 आता है, तो घनीय का कोशिका में कुल फलक विकर्ण, तो 6 में कितना हो जाएगा? एक पर 2 आया, तो 6 पर कितना हो गया? 6 दूना 12। तो फलक विकर्णों की संख्या कितना आ जाएगा बाबू? 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो कुल फलक विकर्णों की संख्या कितना आ जाएगा बाबू? 12 आ जाएगा। फिर जो है यहां पर से देखिए आगे कि इसमें बॉडी डायगोनल कितना आएगा? इसका जो है बॉडी मतलब इसका पिंड का विकर्ण की संख्या कितना आएगा? तो पिंड विकर्ण 1 2, एक यहां से मिला दीजिएगा, जिसे एक आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला आपका अंदर का एक विकर्ण है आपका, तो 1 हो गया। यहां से मिला दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। फिर यहां से मिला दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और फिर इस कोना से कोना पर मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4। यहां से यहां मिला दीजिएगा तो 4 अंदर में। तो कितना इसके बॉडी के अंदर डायगोनल खींचा जाएगा? जो ऐसा है, ये बॉडी डायगोनल है जिसको हाथ से पकड़े हुए हैं, तो ऐसा 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 बॉडी डायगोनल कितना खींचा जाएगा? 4। एक यहाँ से यहाँ तक 2, एक ये हो गया, एक इधर से 2, एक यहाँ से 3 और एक यहाँ से कितना? 4। तो कुल बॉडी डायगोनल की संख्या कितना होता है? 4। मतलब कुल आपका जो है पिंड में विकर्णों की संख्या कितना आ जाता है? 4 हो जाता है। तो चलिए फिर जो है नेक्स्ट जो है अब देखते हैं हम आगे की ओर। तो ये पूछ रहा है कि आधघनीय का कोशिका में किसी परमाणु से, किसी जालक बिंदु से कितना जालक बिंदु जुड़ेगा? आधघनीय का कोशिका में आधघनीय का कोशिका में जालक बिंदु से जुड़े कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो आधघनीय का कोशिका में जो है, यहां पर बाई फिगर से देखते हैं, आधघनीय का कोशिका में जो यहां पर जो कण होता है, यहां पर ये 6 पार्टिकल से जुड़ा हुआ रहता है, 6 कणों से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, कितना मारिएगा? 6। याद रख लेना, आधघनीय में जो कण जो जुड़ता है जालक बिंदु से 6,
अब काय में जो होता है, काय में केंद्रित में जो होता है वो कितना होता है 8। अब फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कितना होता है 12। 6, 8 और 12 होता है। तो चलिए, तो आध घनीय में पूछा है तो कितना हो जाएगा इसका आंसर। आध घनीय एकक कोशिका में जालक बिंदु से कितना जरूर परमाणु जुड़े होते हैं, तो 6, ए आंसर हो जाएगा, ए नंबर। फिर जो है आपका, अभी बताएं काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में जुड़े परमाणु का संख्या कितना होता है। तो काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में जुड़े परमाणु की संख्या कितना होता है आपका 8 होता है। काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में जुड़े परमाणु की संख्या कितना होता है बाबू 8 होता है ना। फिर जो है नेक्स्ट में फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में जालक बिंदु से जुड़े परमाणु की संख्या होती है फलक केंद्रित में। तो फलक केंद्रित में जो जुड़ता है वो उसकी संख्या आपको कितना बताए हैं 12। कितना होती है 12 होता है आपका, है ना। तो ये विस्तार से क्लास में बताया गया था और बताया जाता है आपका जब क्लास स्टार्ट होता है कि 12 कैसे होता है, 6 कैसे होता है, 8 कैसे होता है। यहाँ पर उतना विस्तार से डिस्कशन करेंगे तो लंबा समय लगेगा, इसलिए उतना विस्तार से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इस पर, आप लोग केवल याद कर दीजिए। फिर जो है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कण की त्रिज्या और कोर की लंबाई के बीच क्या संबंध होते हैं। तो 3 होता है काय, फलक और आध। आध में जो होता है कण की त्रिज्या और कोर की लंबाई का आधा होता है, और इसमें काय में होता है √3a/, कितना 4। अब फलक में होता है आपका 4a/, है ना, रूट आपका यहाँ पर से इसमें जो होता है a/2√2, a बटा कितना होता है 2√2 होता है, या इसको या भी लिख सकते हैं ऐसे करके, है ना, √2a/4। तो इसमें आपका ये ए भी सही है, आपका ए भी सही है आपका, जो भी याद रखिएगा, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 और √2 है, तो √2 से कट जाएगा √2, और यहाँ ये है तो a/2√2। तो ए और ये दोनों सेम है लिखा हुआ। तो याद रखिएगा कि पूछा फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में, तो फलक में कितना होता है बाबू √2a/4 या a/2√2। तो a/2√2 कितना है आपका ए नंबर है, a/2√3 है, 4 है, 2 है। तो ये संभव नहीं है, कितना नंबर आपका जाएगा ए नंबर जाएगा। तो इसमें टिक मारिएगा कितना ए नंबर, यहाँ 2 यहाँ नहीं है आपका, ये आपका किस तरह से लिखा हुआ है a/2√2। तो कितना नंबर मारिएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कण की त्रिज्या और कोर की लंबाई के बीच संबंध, है ना। तो बहुत इजी है, मार दीजिएगा। कितना बताएं अभी बताएं r कितना होता है √3a/4। r कितना होता है √3a/4 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर। 13 नंबर, आध घनीय एकक कोशिका का संकुलन क्षमता होती है। तो आध घनीय एकक कोशिका का जो संकुलन क्षमता होता है वो 52 कितना प्रतिशत होती है 4%। 52.4% होता है, मतलब 52% होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका का संकुलन क्षमता होता है। तो अभी बताया गया आपका कि काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका का संकुलन क्षमता हम बता दिए हैं कितना प्रतिशत होती है। तो आप लोग को मालूम होगा कि कितना है आपका 68% या 0.68। फिर है आपका क्वेश्चन 15 नंबर, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका का संकुलन क्षमता होता है। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका का संकुलन क्षमता कितना होता है 74%, अभी बताया गया है। फिर क्वेश्चन है आध घनीय एकक कोशिका का समन्वय संख्या होती है। समन्वय संख्या को इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। किसी कण से जुड़े
कुल पड़ोसी कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे एक कण है, इस कण से इस तरह से जुड़ रहा है कण, एक कण है और इससे जो है इस तरह से कण जुड़ रहा है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बाबू? एक कण, दो कण, 3, 4 और 5। ई कण से कितना कण जुड़ा है? 5। तो समन्वय संख्या इसका कितना हो गया? 5। इसका समन्वय संख्या देखिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 7। तो ये समन्वय संख्या। तो आध घनीय एकक कोशिका का समन्वय संख्या कितना होता है? तो आध घनीय एकक कोशिका में अभी बताएं कि किसी जालक बिंदु से कितना कण जुड़े होते हैं? 6। तो इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा आपका। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट में जो है देखिए, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका का समन्वय संख्या। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका का समन्वय संख्या बता दिए हैं, कितना होता है? 12। कितना होता है? 12 होता है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका का समन्वय संख्या जो होता है से कितना होता है आपका? 12 होता है। फिर है आपका, तो इसमें टिक मार दीजिएगा आपका, तो 12 में टिक मार दीजिए यहाँ पे। फिर जो है नेक्स्ट में काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका का समन्वय संख्या होता है। तो काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका का समन्वय संख्या कितना होता है? 8 होती है। कितना होता है? सॉरी 8 होती है। फिर देखिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट में काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका का संकुलन क्षमता। तो अभी बताए हैं कि आध घनीय एकक कोशिका का संकुलन क्षमता 0.52 होता है, काय केंद्रित का 0.68 होता है और फलक का होता है 0.74। तो इसका कितना हो जाएगा? काय केंद्रित का 0.68 मारिएगा, पॉइंट में है, क्वेश्चन पॉइंट में है। निम्नलिखित में कौन ब्रैग समीकरण है? तो ब्रैग समीकरण जो होता है n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो इसमें कोई मिल रहा है? नहीं। तो क्वेश्चन घुमा के दिया है, ये तिरछा गुना आप कर सकते हो, ये तिरछा। तो क्या हो जाएगा? n गुने लैम्डा और 2d साइन थीटा। तो थीटा फाई के रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलता जुलता आपका एकदम डायरेक्ट ऑप्शन। n लैम्डा इक्वल 2d साइन 5/2 नहीं होता, कभी आधा नहीं होता। n लैम्डा इक्वल 2d कॉस थीटा में नहीं आता। n लैम्डा, तो यहाँ लैम्डा नहीं है, नीचे है लैम्डा। तो कौन आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर है, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का गुणधर्म है? तो अक्रिस्टलीय ठोस का निम्न में कौन गुणधर्म है? यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस का जो गुणधर्म होता है, अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है समदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है? अनिश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव कहते हैं भी, लंबे समय में इसे बहने का प्रवृत्ति होता है। तो और जो है अक्रिस्टलीय ठोस लघु प्राशी व्यवस्था का होता है। तो इसमें जो है पूछा है कौन अक्रिस्टलीय ठोस का गुणधर्म है। तो यहाँ पर से देखिए निश्चित गलनांक, तो निश्चित गलनांक जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का होता है। निश्चित गलनांक किसका होता है? क्रिस्टलीय ठोस का होता है। फिर जो है अनिश्चित गलनांक, तो अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है अनिश्चित होता है, मतलब इसे अतिशीतित गलनांक कहते हैं, या क्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। अतिशीतित द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस को लंबे समय में अणुओं में बहने की प्रवृत्ति पाया जाता है। आप लोग जो है पुराना घर देखे होंगे, जो 200-300 साल का घर जो है उसमें लगा हुआ खिड़की कांच का खिड़की इस तरह से है स्लैब के रूप में। तो ये जो है
से इस तरह से मोटा हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, मोटा हो जाता है। यहाँ मोटा हो गया, ये पतला है, तो इसमें बहने की प्रवृत्ति हो जाती है, तो ये मोटा हो जाता है और यहाँ पर पतला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि कांच के अणु दीर्घ समय में बहकर नीचे आ जाता है, जिसके कारण यहाँ मोटा हो जाता है। तो लोग कहते हैं इसे भूत बंगला, क्यों मोटा हो गया। तो मोटा जो है साइंस का कारण है कि कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोस में बहने का प्रवृत्ति पाया जाता है, जिससे कारण कांच के ऊपरी लेयर पतला हो जाता है, नीचे मोटा हो जाता है। ये कोई भूत और पिशाच के कारण नहीं होता है, ये अंधविश्वास के एक जड़ है, जिसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं, और ऊपर का लेयर पतला हो गया क्योंकि अणु दीर्घ समय में बहता है, और नीचे का जो है लेयर क्या होता है, मोटा हो जाता है। यही कारण है। नेक्स्ट में जो है बाबू, घनीय एकक कोशिका में, घनीय एकक कोशिका में कोना परिस्थित कणों का साझेदारी होता है। घनीय एकक कोशिका में है ना, घनीय एकक कोशिका में कोना परिस्थित कणों की साझेदारी होती है। तो घनीय एकक कोशिका में ये जो होता है आपका, ये जो है इसमें साझेदारी होता है इसका 1/8 भाग, 1/8 भाग इसका साझेदारी होती है। तो ये जो है से 8 कणों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसमें साझेदारी जो होता है 1 बटा कितना होता है आपका, 8 हो जाता है। तो इसका जो है आंसर कितना हो जाएगा, बी है। एक क्वेश्चन लगता है शायद आपका गलत हो गया है आपका, इसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितना होगा जुड़ा हुआ आपका। देखिए हाँ, आध घनीय एकक कोशिका में जालक बिंदु से जुड़े परमाणु की संख्या होती है ना। ये आपका जो है इसमें जो है यहाँ पर आध घनीय एकक कोशिका में जालक बिंदु से जुड़े परमाणु की संख्या होता है। तो किसी जालक बिंदु से कितना जुड़ता है, 8 परमाणु जुड़ता है। इसमें कितना होता है आपका, 8 परमाणु जो है इससे जुड़ता है। यहाँ पे आध घनीय एकक कोशिका में जालक बिंदुओं से जुड़े परमाणु की संख्या होता है, नहीं नहीं नहीं, ये सही है, 6 ही होगा यहाँ पर। जालक बिंदुओं से जुड़े परमाणु की संख्या सही है, इसमें 6 होता है। और इसको हम बताए थे कि किस तरह से ये जुड़ता है, यहाँ पर अलग सेंस है, ये क्वेश्चन सही है। चलिए नेक्स्ट में जो है देखिए, नेक्स्ट में जो है आपका क्वेश्चन नंबर निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का गुणधर्म है। तो निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का गुणधर्म है, तो क्वेश्चन हो गया घनीय का कोशिका में कितना साझेदारी होता है, 1/8। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर में यहाँ पर A1 है और B3, इसका क्या है आपका A1 B3 है आपका। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, बनाया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तत्व B के परमाणुओं से एससीपी जालक बनता है, तत्व B के परमाणुओं से एससीपी जालक बनता है। तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। तो A और B तत्वों द्वारा बने यौगिक का सूत्र है। तो यहां पर देखिए ये जो है आपका ये आध घनीय का कोशिका है, तत्व बी पर एससीपी जालक बनता है, ठीक है।
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ओ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनता है, ये घनीय नहीं बन रहा है, हेक्सागोनल बन रहा है। तत्व बी के परमाणु से एससीपी जालक बनता है और तत्व ए के परमाणु 2/3 चतुष्फलकी रिक्तियों को भरते हैं। तत्व बी के परमाणु से जालक बनता है, तो जालक निर्मित करने वाला नेगेटिव पार्टिकल होती है, नेगेटिव कण होता है, और जालक निर्मित करने वाला, अब भरने वाला जो होता है वो पॉजिटिव कण होता है। जालक निर्मित करने वाला क्या होता है, नेगेटिव कण होता है, अब भरने वाला क्या होता है, पॉजिटिव कण होता है। तो तत्व बी के परमाणुओं से सीपी जालक बनता है, तो बी के परमाणु से जालक का निर्माण होता है, तो बी क्या होगा आपका, नेगेटिव। तो जालक में ये जो है रिक्तियां बनती है इस तरह का, ये क्या बनता है आपका, रिक्तियां बनता है। ये रिक्तियां है, तो दो तरह की रिक्तियां बनता है, एक बनता है चतुष्फलकीय और दूसरा बनता है अष्टफलकीय, है ना। अष्टफलकीय क्या बनता है, रिक्तियां। इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, और इसको क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या जो होता है वो जितना कण भाग लेता है उसकी दुगना होता है। यदि कण x भाग लिया तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितना होगा, 2x, और अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या कितना होगा, x। तो यहां जालक बनाता है कौन, b। तो माना b के परमाणु का संख्या कितना हो जाएगा आपका, x मान लीजिए। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां का संख्या कितना हो जाएगा, चतुष्फलकीय रिक्तियां का संख्या कितना हो जाएगा, अभी बताएं कितना होता है, दुगना, तो 2x हो जाएगा। तो ये भरता है, तो यहां पर चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या 2x हो जाएगा। तो ए के परमाणु कितना भर पाता है, 2/3। तो ए के परमाणु की संख्या कितना होगा, जितना भरा जाएगा रिक्तियां। तो कितना भरा जाएगा रिक्तियां भाई, तो रिक्तियां 2/3 भाग को भरा जाता है, 2/3 भाग को भरा जाता है। तो ए के परमाणु का संख्या जो हो गया आपका, वो कितना हो गया, ए के परमाणु की संख्या 2x में 2/3 भाग को भर देता है, तो कितना भरा गया, 4x/3, 4x/3। तो बी के परमाणु की संख्या है ना आपका जो है, ए के परमाणु की संख्या बी के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा। तो ए के परमाणु की संख्या कितना हो गया, 4x/3, और बी के परमाणु की संख्या कितना हो गया, x हो गया। तो x से कैंसिल हो गया, तो ए अनुपात बी जो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। तो ए और बी का अनुपात जो है 4:3 हो गया। तो इसका फॉर्मूला होगा A4B3। इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा A4B3 हो जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, A4B3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो याद रखिएगा यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, A4B3 हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है। क्रिस्टल का घनत्व D = क्या होता है, ZmNa×AQ। तो कौन मिलता जुलता आंसर है, डी नंबर। यदि कह दे कि क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या 4 है, अब कह दे कि डी का मान होता है x/Na
इंटू ए क्यू, तो इसका घनत्व x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या रखिएगा? 4, z का मान 4 रख दीजिएगा, मोलर द्रव्यमान m Na इंटू ए क्यू इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन आप घुरा के एग्जाम में दे सकता है कि कनों की संख्या 4 दे देगा और डी का मान x, तो x का मान की पूछेगा, तो x का मान कितना होगा? Zm, तो z के मान कितना है आपका? 4, तो 4 गुने m Na इंटू ए क्यू। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू Zm Na इंटू ए क्यू। ये याद रखिएगा, ये छोटा ए होना चाहिए, बड़ा ए दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान क्या होता है? Zm Na इंटू ए क्यू। चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कितना है? तो 4 होता है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या का दुगना है, तो कणों की संख्या कितना होता है चतुष्फलकीय रिक्तियों में? 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 4 गुने 2 कितना हो जाएगा? 8। तो कितना नंबर हो जाएगा? बी नंबर। एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोने पर है और तथा बी आयन फलक के केंद्र पर है, तो इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है यहां पर एक आयन, देखते चलिए क्वेश्चन में, एक आयनिक यौगिक में एक आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर, तो घन के कोनों पर है 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 घन के कोनों पर है, तथा बी के आयन फलक के केंद्र पर है, तो यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? तो बी के फलक के केंद्र पर डालिए, यहाँ 1 2 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, तो फलक पर जो सहभाजिता होता है वो आधा होता है। तो ए के परमाणु की संख्या कितना होगा? ए के परमाणु का संख्या कितना होगा? तो ए क्या है आपका? घन के कोनों पर है, ए। तो कोनों पर का सहभाजिता कितना होता है? 8 का 1/8 भाग, तो ए के परमाणु की संख्या 1 आ जाएगा। बी के परमाणु का संख्या, तो बी के परमाणु का संख्या कितना होगा? बी के परमाणु का संख्या, तो बी जो है यहाँ पर वो सभी फलक पर है, तो कितना फलक पर है? सभी 6 फलक पर है। कितना फलक पर है? तो 6 फलक पर है। अब फलक पर का सहभाजिता होता है 1/2, आधा ऊपर से जुड़ा रहता है, आधा नीचे से, तो 1/2 ही सहभाजिता होता है, तो 2 3 6, तो बी के परमाणु की संख्या कितना आ गया? बी के परमाणु का संख्या कितना आ गया? 3। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं, ए कितना आया? 1, अब बी के परमाणु की संख्या 3, तो सरलतम अनुपात ए का 1 है और बी का 3 है, तो यौगिक का सूत्र जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? AB3। AB3। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ये सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए और हर एक क्वेश्चन को जो है अच्छा तरीका से कंसेप्ट की तरह से याद करने का चेष्टा कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग।